हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और साथ ही ये जो सीरीज़ चलने वाली है, हम इसमें क्या करने वाले हैं मैं आपको ये बता दूं। तो हम लोग जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, सीजीएल के भी और सीएचएसएल के लिए भी। तो जो अलग अलग वीडियोज़ होंगी, सेपरेट वीडियोज़ होंगी। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी सीजीएल में 2020 और 21, इन 2 सालों के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज की वीडियोस के बाद जिन्होंने भी लेक्चर्स से जो फिजिक्स की क्लासेस हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, अवेलेबल हैं ऐप पर, उन्होंने किया है तो उनको भी पता लगेगा कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे क्लासेस से आए हैं। साथ ही साथ जिन्होंने नहीं किया, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ते हैं। तो आपका इन पे जो है पूरी कमांड बन जाएगी और इनको करते हुए अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है जो हमने नहीं किया हुआ, तो आप पर्टिकुलरली उस टॉपिक की वीडियो भी आप ऐप पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं सीजीएल के 2021 के जो क्वेश्चंस आए हैं, 2021 वाले में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, Which law of Newton provides a quantitative definition of force? मतलब न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। इसका मतलब क्या है कि न्यूटन के आपने 3 नियम पढ़े हैं, मैंने आपको 3 नियम पढ़ाए हैं। तो कौन सा ऐसा नियम है जो आपको बल की जो बल है यानी फोर्स की डेफिनेशन देता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्मली 3 आपको नियम दिए हैं न्यूटन ने। सबसे पहला जो लॉ है वो है इनर्शिया का, यानी जड़त्व जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो जैसा है वो वही वैसा का वैसा रहेगा जब तक फोर्स नहीं लगेगी, मतलब जब तक आप खुद उसको कोशिश नहीं करोगे कि वो हिल जाए। दूसरा है, मैंने आपको बताया था, दूसरे नंबर पे आप याद रखोगे कि फादर और मदर इक्वल होते हैं। तो फादर के लिए एफ आएगा और मदर के लिए माँ। तो फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी बल इक्वल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण के। और तीसरा था कि जो आप काम करोगे, जो भी आप एक्शन करोगे, आपको उसका बिल्कुल बराबर का रिएक्शन मिलेगा और ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा। तो ये 3 नियम थे। तो जिनमें से आपको फोर्स की जो वैल्यू थी वो कौन सा नियम देता है, दूसरा नियम देता है। तो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा जो आपको फोर्स की डेफिनेशन देता है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट सुइटेबल फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ अ लाइट एमिटिंग डायोड, यानी एलईडी बनाने के लिए इनमें से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब क्या है कहने का कि जब आप एलईडी बनाते हो, देखो जितने भी आप ऐसे अप्लायंसेस बनाते हो ना लाइट वाले, जैसे एलईडी हो गया, इसके अलावा मैं बात करूं तो फोन में जितनी चिप आप यूज करते हो, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये सारी बनती हैं सेमीकंडक्टर की, ठीक है, जिनको अर्धचालक बोलते हैं। तो नॉर्मली अर्धचालक जब काम करता है तो उसमें किसी चीज की मिलावट की जाती है। तो एलईडी बनाने के लिए आप ज्यादातर जो यूज करते हो गैलियम की चीजें यूज करते हो। तो आप कैसे याद रखोगे, एलईडी लगाओगे गली में, तो एलईडी में गैलियम की चीजें ज्यादातर एड ऑन होती हैं। तो आप देखो गैलियम फॉस्फाइड ये ऐड कर सकते हो, इंडियम गैलियम नाइट्राइड ये ऐड कर सकते हो, गैलियम आर्सेनाइड ये ऐड कर सकते हो, आप जर्मेनियम ऐड नहीं कर सकते। तो एलईडी बनाने के लिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सुइटेबल नहीं है, वो है जर्मेनियम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, Which of the following laws deduces the expression for the force between two stationary point charges in vacuum or free space? इनमें से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए अभिव्यक्ति को घटाता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बहुत सारे लॉज पढ़ाए हैं जिनमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था, जो आपका गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था, वो भी आपने पढ़ा है। आपने आवेश की अगर मैं बात करती हूँ, चार्ज की अगर बात करती हूँ, तो कुलाम्स लॉ आपने पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी 2 आवेश, कोई भी 2 चार्ज हैं Q1 और Q2, अगर आपने इनको किसी दूरी पर रखा है, एक डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो आप अपने आप सोचो ना, चार्ज क्या होते हैं जिन पे प्लस या माइनस लगा हुआ होगा, तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे या धक्का मारेंगे, है ना। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी, चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्शन फोर्स हो, या तो खींचने वाली बल हो चाहे फेंकने वाली बल हो, वो जो फोर्स लगेगी वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, ये बताया था कुलाम के नियम ने। तो
दो आवेशों के बीच में लगने वाले जो नियम है, जो बल है, उसका जो फोर्स है, उसका जो लॉ दिया वो किसने दिया? कूलाम्स लॉ। कैसे याद रखोगे? चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई इकाई क्या होती है आवेश की? कूलाम। तो कूलाम का नियम था और इस नियम के अकॉर्डिंग आप ये देखो कि अगर दो मैग्नेट रखी हुई हैं तो जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी, जितनी पावरफुल मैग्नेट होगी, उतनी ज्यादा आपकी फोर्स लगेगी। सेम जितने ज्यादा बड़े चार्ज होंगे, जितने ज्यादा बड़े आवेश होंगे, उतनी फोर्स लगेगी। तो ये जो बल है वो समानुपाती है इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के, इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। कैसे याद रखोगे? मैग्नेट है, जितना पास लेके आओगे स्ट्रॉन्ग फोर्स, जितना दूर लेकर जाओगे वीक फोर्स लगती है। दूर दूर रखोगे तो कम फोर्स लगेगी। तो डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसका ऑप्शन जो है वो कूलाम का नियम आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू एब्जॉर्ब डैश एंड वायलेट लाइट लीविंग येलो लाइट। सोना और तांबा डैश और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, अगर आप कोई भी रंग देख पा रहे हो, मैंने ये क्लासेस में प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको कहीं पर लाल रंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इस हिस्से ने जो भी इस पे रंग पड़ रहे हैं, आपको पता होगा व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, 7 रंग होते हैं सफेद रोशनी में। तो ये क्या कर रहा है? ये वाला हिस्सा लाल को छोड़ के बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ये लाल दिखाई दे रहा है। जो जिसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो उसी रंग का दिखाई देगा। तो गोल्ड है, कॉपर है, ये पीले रंग के होते हैं, तो येलो को तो छोड़ देते हैं, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब वो 7 रंग कौन कौन से हैं? विबग्योर, विबग्योर है। तो आप ये समझो, आपको कैसे पता लगेगा? आप देखोगे कौन सी रेंज दे रखी है, वॉयलेट रेंज दे रखी है, वॉयलेट ये है, बैंगनी रंग ये है, तो इसके पास वाले रंग को ये पूरे को एब्जॉर्ब करेगा। इंडिगो ऑप्शन नहीं है, ब्लू ऑप्शन है। तो ये क्या करेगा? जो आपका गोल्ड और सिल्वर है, ये क्या कर, ये गोल्ड और कॉपर है, ये ब्लू कलर को, वॉयलेट कलर को, यानी नीले रंग को, बैंगनी रंग को, इंडिगो नील रंग को, इन सबको एब्जॉर्ब करेगा और येलो वाले पार्ट को, यानी इस वाली रेंज को छोड़ देगा, इस वाली रंग को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो गया ब्लू। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। What is the power of second in the SI unit of acceleration? एक्सेलरेशन होता है त्वरण, है ना? याद कैसे करा रखा है? एक्सेलरेटर होता है हमारी एक्टिवा बाइक में, तो एक्सेलरेटर क्या करता है? स्पीड को चेंज करता है, वेलोसिटी यानी वेग को चेंज करता है टाइम के साथ साथ। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है, आपको 2 यूनिट याद रखनी है। एक तो आपको याद रखनी है स्पीड या वेलोसिटी की, जिसको हिंदी में हम चाल या फिर वेग बोलते हैं, और एक आपको याद रखनी है एक्सेलरेशन की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्वरण जिसको हम बोलते हैं। तो इनकी एसआई इकाइयां क्या क्या है मैं बता देती हूँ। देखो, स्पीड और वेलोसिटी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसकी याद रखनी है मीटर पर सेकंड। एसआई इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मीटर अपॉन सेकंड, या फिर मीटर सेकंड की पावर -1, क्योंकि जब आप नीचे से कोई चीज ऊपर लेके आते हो तो पावर माइनस में चली जाती है। एक्सेलरेशन कैसे याद रखोगे? कि एक्सेलरेशन इसके अंदर जब चेंज आए उसको बोलते हैं, जब आपकी स्पीड में चेंज आएगा उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन इसका बड़ा भाई है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, और सेम वही अगर सेकंड ऊपर लेकर जाओगे तो पावर इसकी माइनस में चली जाएगी, यानी मीटर सेकंड की पावर -2। तो अब आपसे यही पूछा हुआ है कि जो त्वरण होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, इसमें सेकंड की क्या पावर होती है? तो आप देख सकते हो इसकी पावर क्या हो गई? -2 हो गई। तो इसका ये आंसर है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल क्वांटिटी फॉर द एक्सप्रेशन आर्क अपॉन रेडियस, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप बटे त्रिज्या के लिए है? अब ये है क्या, पहले तो आप ये समझ लो। ये इसका आंसर है प्लेन एंगल। मैं ये आपको पहले बता देती हूँ, ऑल्दो मैं क्लासेस में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आई थिंक फर्स्ट क्लास में ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया था मैंने, पर आप समझ भी लीजिए। अगर आप इस केंद्र बिंदु पर हो, आप एक सेंटर पे खड़े हो, और ये है आपका सर्कल, यहाँ पे कोई और इंसान है, वो मूव कर रहा है, वो चल रहा है, और आप यहाँ पे हो, आप सेंटर पे हो, तो आपको कैसे दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि इतना दूर कोई इंसान खड़ा हुआ है,
अब वो क्या कर रहा है, उसने कुछ दूरी तय करी, मैंने ये मान लिया कि वो यहां से यहां तक आ गया, बी पॉइंट तक आ गया, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये कितना चला है, ये इतना चला है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, यानी तल कोण। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं प्लेन एंगल की, देखो असल में तो वो इतना चला है ना, इतना, इसको क्या बोलते हैं, चाप या फिर आर्क। तो आर्क, और कितनी दूर खड़ा था, ये इतनी दूर खड़ा हुआ था, और ये क्या थी, रेडियस थी यानी त्रिज्या थी। तो आर्क अपॉन रेडियस यानी चाप बटे त्रिज्या को क्या कहा जाता है, प्लेन एंगल, तल कोण कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स कॉल्ड। अगर आपको जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो चलती कैसे हैं या उनके बारे में पढ़ना है, तो आप उनकी पढ़ाई को क्या कहते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अगर आपको आंसर पता है, वेल एंड गुड, इसका आंसर एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स का मतलब ऐसी चीज, साउंड से रिलेटेड पढ़ाई जो होती है वो एकॉस्टिक्स कहलाती है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी जो काम करती है, जो ग्रह हैं उनमें कितनी वेलोसिटी है, उनका कितना एक्सेलरेशन है, एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हो, उनके बारे में। एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो यानी प्लैनेट्स। ऑप्टिक्स हो गया आपका, लाइट के बारे में जब आप पढ़ते हो, लेंसेज के बारे में पढ़ते हो, वो हो गई ऑप्टिक्स। फोटोनिक्स, फोटोन वर्ड आता है सनलाइट के लिए, तो सनलाइट से रिलेटेड पढ़ रहे हो तो फोटोनिक्स। क्या बचा, एकॉस्टिक्स ही बचा है। तो एकॉस्टिक्स जो है वो है आपकी साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों, जो तरंग होती हैं वो उत्पादन उनका कैसे होता है और वो प्रसार कैसे करती हैं, उनके लिए जो पढ़ाई की जाती है उसको बोलते हैं एकॉस्टिक्स। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, काम करने की दर को क्या कहा जाता है। जहां भी आप ये शब्द देख लो ना, रेट, रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम, यानी बटे में आप समय लगा दोगे। तो काम करने की दर को यानी कितना काम किया है कितने समय में, कितना वर्क किया है कितने टाइम में, तो ये मैं आपको ऑलरेडी क्लासेस में बता भी चुकी हूँ। और अभी भी आप समझ लो कितना काम आप कर रहे हो कितने टाइम में, या इसके बजाय क्वेश्चन आ सकता था कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हो कितने टाइम में, कितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो कितने टाइम में, द रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, क्योंकि जब आपके अंदर कुछ शक्ति होगी तभी आप कुछ काम कर सकते हो, तभी आपके अंदर अपनी जो ऊर्जा है वो आप खर्च कर सकते हो, शक्ति होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावर। और यहीं से मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि यहां से एक चीज और निकलती है कि वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं। आप उतना ही काम करोगे जितनी ऊर्जा होगी, तो वर्क और एनर्जी हमेशा इक्वल होते हैं। साथ ही साथ जितनी बाकी चीजें बची हैं, ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हो, एक चीज जो आपको बिल्कुल करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। इसका मतलब है कि जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगली बार इनमें से किसी के ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो अगर मैं बात करूं इम्पल्स की, आवेग जिसको बोलते हैं, तो अगर आप बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो बहुत कम टाइम के लिए, कहते हैं ना इम्पल्स में आके कुछ काम मत करो, एकदम फोर्स हम दिखाने लगते हैं, तो इम्पल्स का मतलब है जब फोर्स काम करेगी बहुत कम टाइम के लिए, फोर्स काम करेगी बहुत कम टाइम के लिए। फोर्स आपको पता है, फोर्स का तो अभी न्यूटन के दूसरे नियम में बताया था, ma होता है। एनर्जी, एनर्जी का पर्टिकुलरली किसी एनर्जी का फॉर्मूला नहीं होता, काइनेटिक अलग है, गतिमान जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक वो अलग है, पोटेंशियल अलग है। ये मैं क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये था ये क्वेश्चन, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये मैंने अभी आपको बताया कि त्वरण को क्या बोलते हैं, जब आप वेलोसिटी में चेंज लेकर आओगे। स्पीड और वेलोसिटी लगभग लगभग एक बराबर है, छोटा सा फर्क है कि स्पीड जो होती है, जो आपकी चाल होती है, उसमें आप डायरेक्शन नहीं देखते हो कि आप किस दिशा में जा रहे हो, वो नहीं देखते। स्पीड का मतलब स्पीड। जब आप अगर आप उसके साथ डायरेक्शन देखने लगो कि हम तो उत्तर की तरफ जा रहे थे, नॉर्थ की तरफ जा रहे थे हम, तो डायरेक्शन अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो तो उसको आप वेलोसिटी यानी वेग बोलते हो। तो एक्सेलरेशन का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग में कितना चेंज आया। जब आप स्कूटी वगैरह चलाते हो, एक्टिवा चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, वेलोसिटी वो कही जाएगी, तो वहीं पर एक्सेलरेशन होता है। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी। Which of the following is the horizontal distance between two successive crests? देखो पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ये एक चैप्टर था जो मैंने अभी आपको कराया है रिसेंटली में, साउंड यानी ध्वनि।
जो ध्वनि की तरंगे होती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो ऊपर वालों को बोलते हैं क्रेस्ट यानी ट्रंक, नीचे वालों को बोलते हैं ट्रो। ट्रो को मेरे ख्याल में कुछ किस चीज से था, मैं आप उसका हिंदी का जो वर्ड है वो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। क्रेस्ट और ट्रो ये होते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे एक टर्म की जिसको मैं बोलती हूँ वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्घ्य, इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको तोड़ दूं, वेव की लेंथ, तरंग की जो लंबाई होगी, तो एक तरंग ये मानी जाती है, मैं आपको ये भी बता दूं, एक तरंग का मतलब है इतनी, यहां से लेके यहां तक की। तो जो यहां से लेके यहां तक की तरंग होगी, जो वेव होगी, उसको बोलता है वेवलेंथ। लेकिन कई बार क्या होता है, नहीं देते, वो क्या दे देंगे आपको, एक इसकी लेंथ दे दी और एक इसकी लेंथ दे दी, तो आप कैसे निकालोगे, कोई बात नहीं, ये बराबर होते हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला बराबर होते हैं। तो दो क्रेस्ट का जो बीच की जो दूरी है उसको भी आप क्या कह सकते हो, श्रिंग बोल सकते हो, वेवलेंथ बोल सकते हो, तरंग दैर्घ्य बोल सकते हो। अगर आपने इसका बीच का पार्ट लिया है तो इसका भी बीच का पार्ट लेना पड़ेगा, तो इसके बीच की दूरी को भी आप क्या बोलते हो, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। इसके साथ साथ दो तीन चीजें और हैं, ये भी समझ लो। ये जो ऊंचाई होती है, मैक्सिमम ऊंचाई, ये इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। इसके अलावा ये दो क्वेश्चन से एम्पलीट्यूड आ जाता है कि जो मैक्सिमम ऊंचाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यह इसका आंसर हो गया वेवलेंथ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये आपके सीजीएल 2021 के क्वेश्चंस थे, जिनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने क्लासेस में कवर नहीं किया। तो अब हम बात करते हैं सीजीएल 2020 के क्वेश्चंस की। देखिए, ऐसा होगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपकी क्लासेस में कवर नहीं हुए हैं, तो वो हमने वन लाइनर्स में, पीडीएफ्स में जो दे रखे हैं उसके अंदर सारे कवर्ड हैं, लेकिन वो कई बार नहीं भी पढ़ते हैं। तो इन सेशन से क्या होगा कि वो आपको पता लग जाएगा कि इसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हम बात करते हैं सीजीएल 2020 के क्वेश्चन की। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इसको शॉर्ट में ईवी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? देखिए, आंसर मैं पहले बता देती हूँ। इसकी जो ये इकाई होती है, ये होती है एनर्जी की। असल में ऊर्जा की बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है ऊर्जा की, एनर्जी यानी ऊर्जा की जो एसआई इकाई है वो है जूल। इसके अलावा आती है इसकी कमर्शियल यूनिट, बताओ। ठीक है, जो वाणिज्यिक इकाई होती है वो क्या होती है, वो होती है किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट आवर है इसकी कमर्शियल यूनिट, जिसको यूनिट भी बोला जाता है। जो आपकी फैक्ट्री वगैरह में बिल आता है, घरों का जो बिल आता है, आपने देखा होगा, हम नॉर्मली देखते हैं कितने यूनिट खर्च हुई, तो यहीं से पता लगेगा। तो इसको कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। और इसकी और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो इनमें से एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एक और यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी की। तो ये तो हुआ बेसिक कंसेप्ट। याद कैसे रखोगे, इलेक्ट्रॉन ई से शुरू है, एनर्जी भी ई से शुरू है। इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, एनर्जी होती है, ऐसे याद रखोगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। इसके अलावा बाकियों की बात करूं, पावर की जो एसआई इकाई होती है वो होती है वॉट। करंट की जो होती है वो होती है एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस की, इसको वोल्टेज बोलते हैं, तो इसकी जो एसआई इकाई है वो क्या होती है, वोल्ट। तो इसके साथ आपको ये भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि ये वाले ऑप्शंस भी ध्यान में जरूर रखने हैं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। डायमेंशन क्या होती है, इसको आयाम बोलते हैं। इनमें से मोमेंटम यानी संवेग के जैसा किसका आयाम होता है? तो पहली बात तो ये है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सब कुछ यूनिट्स का ही खेल है। मैं जैसे मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, यानी संवेग की अगर मैं बात करूं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ऑलरेडी हो चुका है क्लासेस में। तो किसी को अगर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलरली इसी टॉपिक की आप वीडियोस देख सकते हो। चैप्टर होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसी के अंदर सेकंड लॉ में आपको पर्टिकुलरली ये टॉपिक मिल जाएगा। तो सिर्फ वो शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये देखो, मास है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। द्रव्यमान की ऐसा इकाई क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी यानी कि वेग, इसकी क्या बताई अभी आपको मैंने, मीटर पर सेकंड।
ये है SI इकाई। तो अब ये डायमेंशन क्या होती है, आयाम क्या होता है, देखो नॉर्मली जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, नापते हैं, हम उसकी सिर्फ 3 चीजों को नापा जाता है। जो उसकी SI इकाई होगी, जो उसकी आप यूनिट निकालोगे, उसमें केवल 3 चीजें ही आएंगी, आप कभी भी देख लेना। जो बिल्कुल बेसिक यूनिट होगी, जो बिल्कुल मूल इकाई होगी, उसमें सिर्फ 3 चीजें आएंगी। या तो आएगा उसका मास, तो मास यानी किलोग्राम, ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं M से। या आएगी कोई ना कोई लेंथ यानी लंबाई, कुछ भी आ सकती है लंबाई में, तो उसको हम डिनोट करते हैं L से। एक आएगा टाइम यानी समय, तो उसको हम डिनोट करते हैं T से। तो जब आप इकाई को, जब आप यूनिट को इनमें तोड़ दो, जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूं किलोग्राम, किलोग्राम क्या है, मास है, द्रव्यमान, तो किलोग्राम आया है एक बार। फिर एक बार आया है मीटर, मीटर क्या है, लंबाई है, तो एक बार आ गया लंबाई। अपॉन में सेकंड है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1 जब बाहर आएगा, तो सेकंड का मतलब टाइम है और टाइम की पावर -1, ये होती है डायमेंशन, जिसको आयाम बोला जाता है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ मोमेंटम के जैसे, संवेग के जैसे किसका आयाम होता है। तो पहले तो मैं आपको लर्न करा देती हूँ। मोमेंटम M से शुरू है और M से बनने वाला फोन है MI, ठीक है, M हमेशा I को पसंद करेगा, तो I हो गया इम्पल्स। इम्पल्स, अभी मैं आपको इसकी यूनिट भी निकाल के दिखा रही हूँ। तो बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप बेसिक कंसेप्ट पे जाओ, तो उसके लिए क्या है, थोड़ा बहुत ये जैसे आप वीडियो देखोगे तो कुछ दिमाग में बात सेट हो जाएगी, तो आपको याद आ ही जाएगा। इसके अलावा डायमेंशन, कई बार ऐसा होता है कि इतना ईजी पेपर है, आपके पास टाइम बच गया, तो आपको वहां निकालना भी आना चाहिए। तो अगर मैं इम्पल्स की बात करूं, देखो अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले इम्पल्स को, जिसको आवेग बोलते हैं, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि जब फोर्स काम करे, बल काम करे बहुत कम टाइम के लिए, तो फोर्स इनटू टाइम, है ना। तो अब आप कह सकते हो फोर्स की तो न्यूटन होती है और टाइम की सेकंड, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इसमें बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी पे जाना है, तो फोर्स की आप न्यूटन नहीं लोगे। फोर्स का फॉर्मूला खोलो, आपको सेकंड नियम बताया था, सेकंड लॉ बताया था, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, और यहाँ पे आ गया टाइम, टाइम को बोलते हैं सेकंड। जो फॉर्मूला बनेगा ma इंटू टाइम। अब हम इनकी यूनिट लिखते हैं। m होता है मास यानी द्रव्यमान, तो मास हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, टाइम हो गया सेकंड, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो वापस से आ गया, किलोग्राम होता है मास यानी द्रव्यमान, मीटर होती है लंबाई बटे टाइम, यानी MLT की पावर -1, और यही सेम डायमेंशन थी, यही सेम आयाम थी आपकी मोमेंटम की। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी और इसका भी। चलिए, विथ वॉट डू यू डिवाइड थ्रस्ट इन अ लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर। अगर आपको प्रेशर निकालना है तो आप थ्रस्ट को, जिसको प्रणोद बोलते हैं, आप उसको किससे डिवाइड करोगे। तो पहली चीज तो प्रेशर यानी दाब जो है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी आपने कितना बल लगाया है कितने क्षेत्रफल में, ये होता है आपका दाब यानी प्रेशर। तो ये जो बल लगता है किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है, टेढ़ी लगा रहे हो, सीधी लगा रहे हो, तिरछी लगा रहे हो, लेकिन अगर फोर्स लग जाए 90 डिग्री पे, तो फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट यानी प्रणोद। तो कोई बात नहीं, थ्रस्ट है क्या है, तो फोर्स ही ना, तो किससे डिवाइड करोगे उसको प्रेशर लाने के लिए, एरिया से यानी क्षेत्रफल से। तो आप इससे डिवाइड करते हो अगर आपको प्रेशर चाहिए यानी दाब चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेज, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है। अंतर्जनित मतलब जो अंदर बनती है, एंडोजेनिक का मतलब है जो अंदर ही अंदर बन रही है। तो लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, तो भूस्खलन क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर बनता है, तो डेफिनेटली ये नहीं है। अर्थक्वेक्स अर्थ के अंदर ही होता है, ये नहीं है। सी वेव्स, समुद्र की लहरें अर्थ के अंदर नहीं होती, वो बाहर से बनती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी वेव्स ही होगा अभी तक, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए। वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी विस्फोट भी अंदर से ही होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी वेव्स होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
फॉर अ वेव, यानी अगर किसी तरंग की हम बात करें, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का मतलब, अच्छा ठीक है, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगी आप सबके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले लर्न करो, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है ना, लंबाई है ना, तो अगर मैं बात करूं इसको मैं डिस्टेंस लिख दूं, क्योंकि एक वेव की लेंथ कितनी होगी, ये क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है। तो डिस्टेंस बटे टाइम क्या होता है, स्पीड होता है ना। तो यहाँ पे अगर कहीं स्पीड या वेलोसिटी आ रहा होगा, वही आंसर है। तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मतलब भी मैं अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले हम आंसर ढूंढ, ये रहा वेव वेलोसिटी यानी तरंग वेग, ये आ गया। अब मैं बाकियों का बता दूं, सबसे पहले मैं बात करती हूँ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की। इसमें से सिर्फ दो चीजें पढ़नी है जिनको मैं बता रही हूँ। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, अगर ये इतनी वेव्स एक सेकंड में बनी तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रिपीटिशन, कितनी बार वेव्स रिपीट हो रही हैं। एम्पलीट्यूड, अभी मैंने बताया कि जो मैक्सिमम ये गैप होगा इसको एम्पलीट्यूड यानी आयाम बोला जाता है। तो ये थे इस क्वेश्चन से जो और बनने वाले क्वेश्चन है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Who among the following is credited with postulating 3 laws of planetary motion? ये मैंने आपको पढ़ाया भी है ग्रेविटेशन चैप्टर में, कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जो आए और जिन्होंने जो ग्रह की जो मोशन होता है, जो ग्रह की गति होती है सूर्य की तरफ, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, उस पे लॉज दिए। तो 3 लॉ दिए थे, कैप्लर नाम के साइंटिस्ट थे। तो जोन्स कैप्लर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो मोशन है प्लैनेट्स का उसके ऊपर 3 नियम दिए थे। तो इसका आंसर है जोन्स कैप्लर। What do you call the effect of splitting of a spectral line into several components in the presence of a static magnetic field? स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया, पहली चीज तो ये टॉपिक जो है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है फिजिक्स के लास्ट वीडियो में, तो जिनको ये टॉपिक समझ नहीं आया बिल्कुल वहां जाकर देख लीजिएगा, वन लाइनर्स में है और मैंने प्रॉपर डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, अगर ये आपका एटम है, कोई परमाणु है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके अंदर, ये कोई इलेक्ट्रॉन था, तो क्या होगा जब आप इसको गर्म करते हो, ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, और ये भाग जाता है बाहर वाले शेल में, बाहर वाली कक्षा में भाग जाता है। फिर ठंडा कर दोगे तो इसको घर आना पड़ेगा, भाई इसको पैसे दे दिए, घूमने जाएगा पर लौट के तो घर ही आएगा। तो जब ये घर आता है तब तक पैसे खत्म हो चुके होते हैं, तो ये क्या करता है, पैसे खर्च कर चुका होता है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी खर्च करेगा जो हमने इसको दी थी, बाहर निकाल देगा, फेंक देगा। तो जब एनर्जी बाहर निकालता है तो ये चमकता है, किसी भी रंग का चमक सकता है। तो जब चमकेगा तो जो लाइन बनेगी उसको हम बोलते हैं वर्णक्रमीय रेखा या स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। अब अगर आपने इससे बिल मांगा, देखो सिंपल सी चीज है, अगर हम घर वापस आ रहे हैं तो घर वाले हिसाब मांगेंगे ना, सेम आपने लगाई मैग्नेटिक फील्ड यानी फील्डिंग कर दी इसके चारों तरफ, भाई अब इसको हिसाब देना है। तो जब आपने फील्डिंग लगाई तो ये पूरा तोड़ देगा अपने आप को कि यहाँ पे इतने खर्च हुए, यहाँ पे इतने खर्च हुए। तो मतलब जब एक ये स्पेक्ट्रल लाइन थी, आप ये मानो ये स्पेक्ट्रल लाइन थी, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, आपने एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ये अपने आप को तोड़ लेगी बिल्कुल पतली पतली लाइन्स में। तो इसको टूटने को हम क्या बोलते हैं, ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जिनका नाम था जीमन, तो इसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। तो स्पेक्ट्रल लाइन का, वर्णक्रमीय रेखा का टूट जाना, उसको बोला जाता है जीमन इफेक्ट। यहां से कुछ एक चीज पता लगी आपको कि अगर एक स्पेक्ट्रल लाइन है, वर्णक्रमीय रेखा है, और उस पर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस अंदर से बन सकते हैं इसी टॉपिक से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। What is represented by the product of, प्रोडक्ट का मतलब हो गया गुणनफल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी आपसे ये बोला गया है कि बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है। आपने फोर्स लगाई और जैसे ही आप बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, कोई चीज खिसक गई तो उसको आप क्या बोलते हो, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं वर्क, काम, क्योंकि काम तभी माना जाता है जब आप बल लगाते हो, कोई चीज हिल जाए, विस्थापित हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्क। साथ साथ इनके फॉर्मूले भी देख सकते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो, अदरवाइज अभी के अभी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, फोर्स इनटू टाइम। ऐसे ही मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, मोमेंटम का भी मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन में फॉर्मूला,
मास इनटू वेलोसिटी यानी mv। वर्क आपको बता दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना विस्थापन। पावर की बात करूं तो ये भी मैं बता चुकी हूं, कितना काम करोगे कितने टाइम में, यानी कार्य बटे समय या फिर एनर्जी ऊर्जा बटे समय। तो ये फॉर्मूले होते हैं इन चारों के, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ टाइड्स। जो ज्वार भाटा आपने सुना होगा, नॉर्मली जो समुद्र वगैरह होते हैं उनमें दिन में 2 बार, एक बार पानी बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, एक बार पानी बहुत कम हो जाता है, उनको हम बोलते हैं टाइड्स या फिर ज्वार। तो ये किस कारण के वजह से होता है? तो असल में होता क्या है कि जो सूर्य है और चंद्रमा है, सन और मून, अर्थ को ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं, अर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं। जब पास होगी तो खींचेंगे, दूर होगी तो दूर फेंक देंगे। तो पानी जब खींचेंगे तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा, जब वो दूर फेंकेंगे तो पानी बिल्कुल नीचे हो जाएगा। तो टाइड्स आती हैं 2, हाई टाइड और लो टाइड। तो वो बोल रहे हैं ये बनती किस कारण है? तो 4 ऑप्शन है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून यानी सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, यही आंसर है इसका। और ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। क्लोज्ड ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट यानी ग्रहों की संवृत कक्षाएं, कोई मतलब नहीं है। बाकी ग्रहों का क्या मतलब है, क्योंकि बहुत दूर दूर है। रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा सोलर फ्लेम्स यानी जो सूर्य की प्रज्वल जो सनलाइट आती है, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर आपको पता लग चुका है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोनो एटॉमिक यूनिट यानी एकल परमाणु कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा परमाणु है, ऐसा कौन सा एटम है जो अकेला रहता है, जो किसी के साथ जुड़ के नहीं रहता। नॉर्मली जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो जुड़ के रहते हैं किसी ना किसी के साथ। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो मेटल्स होंगे, जो धातु होंगे, वो रहते हैं अकेले, मोनो एटॉमिक, जिसको बोलते हैं एकल परमाणु। लेकिन जो नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है, इसके अलावा एक चीज एक और रहते हैं, इनर्ट गैसेस जो रहती हैं, जो निष्क्रिय गैसेस रहती हैं, वो भी आपकी कैसे रहेंगी, वो भी आपकी एकल परमाणु की तरह ही रहती हैं, वो क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करती। लेकिन जो आपके होंगे नॉन मेटल्स, अधातु, वो हमेशा जुड़ के रहते हैं, और वो लर्न करने भी जरूरी है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, क्लोरीन गैस है Cl2, ऑक्सीजन गैस है O2, नाइट्रोजन गैस है N2। तो ये आपको लर्न करने पड़ते हैं। ज्यादातर सब में 2-2 के ही जुड़ते हैं, बाकी कुछ हैं जो अलग हैं, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, ये अलग है। तो सल्फर जैसे रहता है S8, कैसे याद रखोगे? वैसे तो याद हो जाना चाहिए, बट फिर भी सल्फर है ना, तो इसको यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, तो 8 एटम्स के ग्रुप में रहता है। तो सल्फर हो गया S8, हाइड्रोजन हो गया H2, तो ये भी एक एटम नहीं है, एकल परमाणु नहीं है। गोल्ड जिसका सिंबल होता है AU, ठीक है, ये अकेला रहता है, मेटल, इकलौता मेटल यही है। फॉस्फोरस P4, तो ये दोनों हैं जो आपको जरूर लर्न करने चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। फॉस्फोरस, फो आ रहा है, फोस्फोरस, फो में से बन गया 4, P4। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ, ये फॉस्फोरस जो है ना, ये कई सारे रंग की होती है। जैसे मैं बता देती हूँ, एक तो होती है व्हाइट, एक होती है रेड। तो माचिस बनाने के लिए रेड फॉस्फोरस, जो ऊपर माचिस की तिल्ली जो जलती है, मैच स्टिक्स बनाने के लिए हम रेड फॉस्फोरस का यूज करते हैं। तो ये यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। इसी को, रेड वाली को आप कहाँ यूज करोगे? मैच स्टिक्स में। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाउ मेनी माइक्रोन्स आर देयर इन अ मीटर। ये फिजिक्स की पहली क्लास में मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यूनिट सिस्टम। नॉर्मली जो एक माइक्रोन होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोन। एक माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। तो अब आपसे पूछा 1 मीटर में कितने होंगे, तो 1 मीटर में कितने होंगे? ये 10 की पावर -6 यहाँ पे +6 में चला जाएगा। तो 1 मीटर में 10 की पावर आपके 10 की पावर 6 माइक्रोन होंगे। तो आप देख सकते हो 10 की पावर 6 ये है। इसके साथ ही साथ और यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किलो, हेक्टो। तो उसकी पूरी ट्रिक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करा रखी है, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे कई क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं।
Who among the following was the first to conclude that in vacuum all objects fall with same acceleration g and reach the ground at the same time? Important है ये। इन्होंने बोला निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण g के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं। देखो होता क्या है, ये माना जाता है कि अगर मैं ये मान लूं कि कोई भी बल काम नहीं कर रहा, कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही, बिल्कुल वैक्यूम है, निर्वात है, ठीक है, उसमें अगर मैं एक भारी चीज और एक हल्की चीज को गिराती हूं तो वो बिल्कुल बराबर, क्योंकि हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है, और मिसकंसेप्शन भी क्या है कि थोड़ा फोर्सेस करती हैं, यहाँ हवा है और भी कई सारी तरीके की फोर्सेस काम करती हैं, तो हमारे दिमाग में क्या है कि जो भारी चीज होगी वो जल्दी नीचे गिरेगी, जो हल्की होगी वो जल्दी नीचे नहीं गिरेगी, बट ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जो आपके साइंटिस्ट थे उनका नाम था गैलीलियो गैलीली। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे और उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही, बिल्कुल वैक्यूम है, निर्वात है, तो वहां पे अगर एक हल्की और भारी दोनों चीज़ों को गिराओगे तो वो बिल्कुल बराबर समय पे नीचे पृथ्वी पर आकर गिरेंगी। तो वो उसका रीजन उन्होंने क्या दिया, रीजन ये दिया था कि जो पृथ्वी है वो खींचती है अपनी तरफ, तो पृथ्वी हर एक चीज को बराबर फोर्स के साथ खींचती है। पृथ्वी कोई वो नहीं करती, पार्शियलिटी नहीं करती है, भारी है तो उसको मैं पहले खींचूंगी, ये हल्का है तो मैं बाद में खींचूंगी, ऐसा नहीं है। पृथ्वी सबको बराबर बल के साथ खींचती है। सबके जो, अब एक बात सुनो, मैं इसको नीचे गिरा दूं और पृथ्वी इसको खींच रही है तो क्या होगा, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी ना। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो आप इस डायरेक्शन में, हवा भी इस डायरेक्शन में ही चल रही है, तो क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि हवा आपको मदद कर रही है। सेम अगर कोई चीज नीचे गिर रही है और पृथ्वी भी उसको नीचे खींच रही है तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड के चेंज होने को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो ये सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने बताया था कि जब कोई चीज नीचे गिरती है तो सेम एक्सेलरेशन मिलता है पृथ्वी से, सेम त्वरण मिलता है उसको पृथ्वी से। तो इसका आंसर क्या है, गैलीलियो गैलीली। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। याद कैसे रखोगे कि अगर कोई चीज गिरेगी तो गली में गिरेगी, तो गली से याद रखोगे गैलीली, तो गैलीलियो गैलीली है साइंटिस्ट का नाम। चलिए, डैश इज द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक बाह्य अभिकरण, एक बाह्य, इनमें से ये बताओ कौन सी चीज ऐसी है जो किसी भी चीज की अवस्था को बदल सकता है। यानी अगर वो स्थिर अवस्था में है तो उसे हिला देगा, वो रुका हुआ है तो हिला देगा, अगर वो हिल रहा है तो रोक देगा। फोर्स, पावर, एनर्जी और हीट। तो सबसे प्राइमरी जो है वो है फोर्स। वैसे तो सब कुछ ये बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये सब अंदर से आती है। हीट है तो अंदर से आप उसको गर्म करोगे। एनर्जी, सबसे बाहर की जो एजेंसी है वो है फोर्स, यानी फोर्स आप बाहर से लगाते हो। तो फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जिसकी वजह से आप किसी भी चीज की स्टेट चेंज कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्स। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ, ये भी फर्स्ट वीडियो में था। पार्सेक किसकी इकाई होती है, पार्सेक जो है वो लंबाई को नापता है। पार्सेक एक इकाई है, एक लेंथ है, एक यूनिट है जो किसको नापने के लिए काम आता है, लेंथ को। इसके अलावा चलिए फटाफट से मुझे जरा इनकी ऐसा यूनिट बता दीजिए। त्वरण की क्या होती है, यानी एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड की मीटर पर सेकंड और टाइम की सेकंड। तो ये इनकी ऐसा यूनिट्स हैं। और पार्सेक जो है वो किसकी यूनिट होती है, ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही मानक नहीं है, बस पार्सेक कई सारी यूनिट्स में से, कई सारी इकाइयों में से एक इकाई है। तो पार्सेक किसकी इकाई है, लंबाई की। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, ये वीबर क्या होता है मैं आपको पहले ये बता दूं। जो मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट के आसपास जो एरिया है जहां पे ये बल लगा सकता है, तो कितने एरिया में कितनी फोर्स लग रही है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोला जाता है। तो वो उससे क्या पता लगता है, उससे पता लगता है मैग्नेट कितनी स्ट्रांग है। बस इतनी बात समझ लो। उसको जो नापा जाता है उसकी इकाई होती है वीबर। तो वीबर पर सेकंड किसकी इकाई होती है। तो पहले ये समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं। वो कंसेप्ट ये है कि हमारे पास ना एक टॉपिक है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर हमने बना भी रखा है और मैं समझा भी देती हूँ शॉर्ट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी विद्युत चुंबकत्व। इसमें क्या था, इसमें ये था कि आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट बना सकते हो, बिजली की मदद से चुंबक बना सकते हो, और चुंबक की मदद से आप बिजली बना सकते हो। तो यूनिट्स में भी इनका खेल होगा। पता लगे यूनिट्स तो यहाँ की दे दी, पर इसका जो आंसर निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। सेम इसी में हुआ है। वीबर ये है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट, है ना, अभी बताया मैंने आपको। सेकंड, वीबर बटे सेकंड, तो ये तो मैग्नेट से रिलेटेड है।
ये बराबर होता है वोल्टेज के, यानी वोल्ट, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट के, तो वीवर बटे सेकंड किसकी यूनिट होती है, वोल्ट की यूनिट होती है। और आप याद कैसे रखोगे, ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया, याद कैसे रखोगे, वीवर वी से शुरू प्रोनाउंस हो रहा है ना, तो वोल्ट भी वी से प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अ फ्यूज प्रोटेक्ट्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम, फ्यूज आपने देखा होगा पहले जो घर बने हुए हैं पहले के, फ्यूज लगाया जाता था, तो फ्यूज किस किस चीज से बचाता है, तो फ्यूज का मेन काम ये होता था कि जैसे ही करंट बहुत ज्यादा अगर आ गया, पता लगा कि फ्रिज की इतनी लिमिट नहीं है, फ्रिज की एक फिक्स लिमिट है कि इतना करंट जाना चाहिए, पर करंट अगर बहुत ज्यादा आ गया तो वो खराब हो जाता था, फूक जाता था, तो फ्यूज लगा देते थे हर स्विच बोर्ड से पहले कि अगर करंट ज्यादा आएगा तो फ्यूज ही खराब हो जाएगा उसके बाद का, क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइट जाती है वो कैसे जाती है, ये स्विच बोर्ड है मान लो, तो यहाँ फ्यूज लगा दिया, मतलब लगता इसी के अंदर है, मैं बस समझाने के लिए अलग बनाया, तो जैसे ही करंट आएगा बहुत सारा, ये खराब हो गया, ये खराब होते ही करंट आगे जाएगा ही नहीं, तो फ्यूज हम लगाते थे ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, यानी अति भारण से बचाने के लिए, तो फ्यूज किससे प्रोटेक्ट करता है, ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा चार ऑप्शन, करंट को कैरी करने के लिए तो हम नहीं लगाते, तार लगाते हैं। कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, ऐसा नहीं है, फ्यूज क्या ही तो करेगा, बिजली ही चाहिए हमको, तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, नहीं। इंड्यूसिंग करंट, करंट बनाने के लिए, करंट हम बनाते नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ओवरलोडिंग इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये मैं करा भी चुकी हूँ, रूढ़िवादी बल कौन सा होता है, रूढ़िवादी आपको पता है ना कौन से होते हैं, जो पुराने विचार के होते हैं, नॉर्मली कंजर्वेटिव वही होते हैं, तो चार ऑप्शन है, ये लोग क्या करते हैं, जो काम करेंगे वो ऐसा करेंगे कि कोई भी कर ले, मतलब कोई भी कर ले, ऐसे याद रखोगे। कंजर्वेटिव फोर्स असल में होती क्या है, ऐसे बल जो जब काम करेंगे और उनका किया हुआ काम हम पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं, हम उनके द्वारा किया गया काम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। याद कैसे करोगे कि कंजर्वेटिव यानी पुराने लोग, तो जो पुराने लोग कर रहे हैं वही हमको दोबारा करना है, ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे ये करना है कि इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है, आप दोबारा से रिकवर कर सकते हो सारे वर्क को, साइकिल चलती है, मतलब ये कह सकते हो, जहां से शुरू हुए वहीं पर आके आप दोबारा से कर सकते हो उस काम को। इसके अलावा ये इसका करेक्ट आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगी। देखिए, अगर ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, दो अलग अलग आपके आप कह सकते हो अणु हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, एक तो होती है इनके बीच में फोर्स जो होगी, और एक है कि ये कोई पदार्थ था, इसी के अणुओं के बीच में जो फोर्स लगेगी, एक होगी ये वाला बल। तो आपकी दो तरीके के बल होते हैं, ये आपका एक पदार्थ है, ये आपका एक पदार्थ है, और इन दोनों के बीच में जो लग रही है इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस या असंजक बल। लेकिन जब एक ही पदार्थ हो, एक ही मैटर हो, और उसके अंदर जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगे, इसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, यानी ससंजक बल। तो इसका आंसर क्या होगा, कोहेसिव फोर्सेस, ससंजक बल, क्योंकि इन्होंने सेम सब्सटेंस लिखा है, एक ही पदार्थ लिखा है, समान पदार्थ लिखा है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कूलाम्ब पर सेकंड किसके बराबर होता है, देखिए कूलाम्ब होता है आवेश, यानी चार्ज, सेकंड होता है टाइम, तो ये किसका फॉर्मूला है, चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज मूव कर रहा है कितने टाइम में, कितना आवेश चल रहा है कितने समय में, ये होता है करंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो करंट की यूनिट क्या है, क्योंकि इन्होंने यूनिट यूज करी है एम्पियर, विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर, तो इसका आंसर हो गया एम्पियर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो से आपने 2020 और 2021 के सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इसके अलावा फिजिक्स के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशंस लाने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उन पे बेस्ड जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, वो हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है,
साथ ही साथ हमने हर चीज़ की प्लेलिस्ट बना दी गई है, ट्रिक्स की अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, एसएससी डिस्क्रिप्टिव और हर चीज़ की अलग प्लेलिस्ट है, तो एक बार ज़रूर जाके चेक कर लीजिए इन केस कोई वीडियो मिस तो नहीं हुई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।